नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के लिए अर्थव्यवस्था का पीटी 365 देख रहे थे, जो विजन मैगजीन के थ्रू आता है। विजन की पीटी 365 यूपीएससी करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा रामबाण होता है। किसी भी संस्था या किसी भी कोचिंग में देखेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हर टीचर बच्चों को एग्जाम टाइम में सलाह देता है कि पीटी 365 करंट अफेयर ज़रूर देखें, क्योंकि यूपीएससी में इस मैगज़ीन से ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर वो करंट अफेयर के रूप में नहीं आएँगे, तो इसमें जो फैक्ट दिया रहता है उसके रूप में तो प्रश्न ज़रूर आते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ये भी मैगज़ीन मानी जाती है। तो इसी को हम कंप्लीट कर रहे थे। अर्थव्यवस्था का आज हमारा ये दूसरा पार्ट होने जा रहा है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था और आज हम देखेंगे राजकोषीय घाटे के बारे में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। मैंने एक वीडियो आज और अपलोड किया है जो कि क्विक रिवीजन सीरीज़ है। उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को प्रारंभ किया है। एंशिएंट हिस्ट्री को हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं हमने पहले वीडियो में बहुत कुछ हड़प्पा तक लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, हड़प्पा को सॉरी मैं कल से कंप्लीट करूँगा। जो ताम्रपाषाण कालीन, हड़प्पा कालिक, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ठीक है, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। वह वीडियो 1 घंटे का बहुत अच्छे में क्विक रिवीजन किया गया है। क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरे कि मैंने मार्क कर दिए क्या-क्या पूछा जा सकता है। जैसे मैं जैसे मैं पीटी 365 में कर रहा हूँ। पीटी 365 का पॉलिटी का सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं अब दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का जब मैंने पूरा पीडीएफ एक बार पढ़ा, तो मुझे यह महसूस हुआ कि मुझे एक-एक लाइन इसमें पढ़नी है, क्योंकि लोग इकोनॉमिक्स में करते क्या हैं, सिर्फ़ करंट अफ़ेयर पढ़ के थोड़ा बहुत डेटा छोड़ देते हैं। लेकिन इस मैगज़ीन में जो फैक्ट दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो एक-एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को प्रारंभ करते हैं। चलिए एक और ज़ूम कर लेते हैं जिससे और अच्छा दिखाई दे हमें। मुझे लग रहा होगा आप लोग को अब स्पष्ट पूरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए। पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक है हमारा राजकोषीय नीति। जानते हैं फिजिकल पॉलिसी से संबंधित प्रश्न हर बार आता है। हर बार आएगा, ज़रूर आएगा। उसी को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य वित्त 2023-24 के बजट का अध्ययन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम है भारतीय राज्यों को राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता। अभी चर्चा में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि भारतीय राज्यों की राजस्व डायनामिक्स और राजकोषीय क्षमता नामक रिपोर्ट किसने निकाली है? वह निकाली है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक बहुत ही कम रिपोर्ट निकालता है, तो लोगों को लगेगा यार ये हो सकता है वित्त मंत्रालय निकाला हो, नीति आयोग, या हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने निकाला है। कोई ऐसे संस्था समझेंगे, लेकिन रिजर्व बैंक कम समझेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये ज़रूर पूछेगा कि इस रिपोर्ट को किसने निकाला है? वो भारतीय रिजर्व बैंक ने निकाला है। अब इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। बजटीय अनुमानों के अनुसार 2023-24 में पूंजीगत परिव्यय में 42.6% की वृद्धि हुई है, या जीडीपी का 2.9% है। अब आ गया शब्द पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से तात्पर्य यह है जब हम अपने खर्चों में से कुछ ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो हमें बाद में या कुछ समय बाद हमें उससे पूंजी मिलने लगे। जैसे कि हम घर बना लेते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं, हम रेलवे पे खर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक बार खर्च करने से पूंजी का निर्माण होता है। तो इसी को पूंजीगत व्यय कहते हैं। किसी देश के विकास की अगर आपको देखना है कि किस पथ पे जा रहा है, तो उसके बजट का पूंजीगत व्यय देख लीजिए। पूंजीगत व्यय देखने से पता चल जाएगा कि वह जो देश है किस ओर जा रहा है, विकास के किस पथ पे जा रहा है। तो इस समय पूंजीगत व्यय जो आप देखेंगे वो 42.6% हो गया है, जो कुल जीडीपी का 2.9% के बराबर है। अब है राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात मार्च 2023 के अंत तक कम होकर 27.5% हो गया है। मार्च 2021 में यह अंत में 31% था। राजस्व सुधार यानी कि राजस्व संग्रह और राजस्व व्यय में सुधारों ने इस कमी की भूमिका निभाई है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना में राज्यों में सकल घरेलू
सॉरी, सकल राजकोषीय घाटा अनुपात में गिरावट आई है। यह अनुपात 2020-21 में 4.1% थी, जो कम होकर 2021 और 22 में 2.8% हो गई है। इस गिरावट की मुख्य वजह है राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व संग्रह में वृद्धि। नहीं, मतलब प्रश्न इतना ट्रेडिशनल बनेगा कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में, हाँ, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे के अनुपात में गिरावट आई है। पहला ऑप्शन बनेगा जो कि सही होगा। उसके बाद हम इसको याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि जो पहले सकल घरेलू उत्पाद में जो हम राजकोषीय घाटा था वह देखेंगे 4.1% था, जो कि अब कम होकर 2.8% हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या है कि राजस्व व्यय में कमी आई। जो हम खर्च करते थे उसमें हमने कमी की है, और हम जो अपना राजस्व जो जहाँ से हम इकट्ठा करते थे उसको हमने बढ़ा दिया है। जब हम उसको बढ़ा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमारे जो, ऐसे समझिए ना, हम हमारे पास 100 रुपये पहले था, हाँ, उसमें से हम 5 रुपये खर्च करते थे, हाँ, राजस्व व्यय समझ लीजिए 5 रुपये का हो जाता था, और राजस्व संग्रह हमारा कितना होता था? वो 4 रुपये का होता था। ठीक है, लेकिन अब उल्टा हो गया। हम जो है राजस्व व्यय को 4 रुपये कर दिए हैं, और राजस्व संग्रह को हम 5 रुपये कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा? तो हमारा जो राजकोषीय घाटा था वह कम हो गया है, और राजकोषीय जो संग्रह था वो बढ़ गया है। इसी की बात उसमें कर रहा है। तो इसको मैं रफ कर दूं फटाफट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। अब इसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद है कर संग्रह में उछाल। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लागू होने से राज्यों के कर उछाल में वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि को टैक्स बोयेंसी यानी कर उछाल कहते हैं। टैक्स बोयेंसी पूछ लेगा क्या है? ये कर उछाल है जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात में कर संग्रह में वृद्धि हो। तब जितनी राष्ट्र की आय में वृद्धि हो रही है उससे ज़्यादा कर संग्रह में वृद्धि हो रही है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है 10 रुपये परसेंटेज के हिसाब से, और जो हमारे संग्रह हो गया है वह अपने टोटल संग्रह में कितना हो रहा है? 12% हो रहा है। तो ये 2 रुपये की जो उछाल आई 2% की, इसके बारे में बात कर रहा है। इसे कहते हैं टैक्स बायोन्सी कहते हैं, जिसे कर उछाल के नाम से भी जाना जाता है। अब है टैक्स बॉयंसी में के टैक्स बॉयंसी के एक से अधिक होने का आशय है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व अधिक दर से बढ़ रहा है। थोड़ा इसको रफ कर दें, यहाँ रफ कर दिए होते पहले सही रहता। क्या ये रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व अधिक तीव्र वृद्धि से हो रहा है, क्योंकि टैक्स बॉयंसी के एक से अधिक होने की आशा है। अब है एन के सिंह समिति की सिफारिश। ये जानते ही 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। केंद्र और राज्य का संयुक्त ऋण जीडीपी अनुपात 2023 तक कम करके 60% किया जाना है। इसमें केंद्र के लिए 40% और राज्य के लिए 20% की सीमा का निर्धारण है। समिति ने स्किल क्लॉज क्लॉज का प्रावधान करने का भी सुझाव दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, आपदा जैसी विशेष विशेष परिस्थितियों में राजकोषीय लक्ष्य यानी राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा संबंध में छूट दी गई है। पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा है राज्यों का पूंजीगत व्यय। जो राज्य पूंजी में अपने व्यय कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। हाल ही में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश इस चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। उसने अपने 2023-24 का बजट जब उसका देखेंगे आप पिछले साल का, तो उसमें उस सबसे ज़्यादा खर्च वो क्या कर रहा था? पूंजीगत व्यय में कर रहा है। तो उसी के बारे में, मतलब कि उसी से राज्यों में क्या पूंजीगत व्यय हो रहे हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राजस्व व्यय के चालू वित्तीय वर्ष 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता
2023-24 की योजना के तहत दिया गया है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 की योजना के बारे में देख लेते हैं। योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना इस तरह की योजना पहली बार वित्त मंत्रालय 2020-21 में कोविड-19 की महामारी के दौरान शुरू किया। जब आपको पता है सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, राज्यों के पास कर संग्रह बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो इस तरह की योजना वित्त मंत्रालय ने चलाई थी। उद्देश्य क्या था? राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, राज्यों में सड़क निर्माण करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। तो उससे क्या होगा? राज्यों में लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोगों की एक्सपेंडिचर जो प्रवृत्ति होती है, जो खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, वो बढ़ जाती है। इससे में क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था जो होती है वो सर्कुलेट रूप से चलने लगती है। जब किसी अर्थव्यवस्था को चलाना रहता है तो ऐसे ही चलाया जाता है, चक्रीय रूप में। आप देखेंगे कि पूंजीगत व्यय होके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाता है। हाँ, उससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर करने में सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट सभी लोगों को रोजगार जो रहते हैं उनको रोजगार मिलने लगता है। साथ ही इनको बनाने में जिन लोगों का लोग लगते हैं उनको भी उनको भी कहते हैं उनको भी कुछ पूंजी मिलने लगती है। तो ऐसे क्या होता है, फिर वो खाने के लिए खर्च करेंगे, कपड़ों में खर्च करेंगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीगत व्यय से धीरे-धीरे हर एक सेक्टर में कहीं न कहीं से रूप से बढ़ने लगती है। तो उसके साथ ही देखेंगे, साथ ही इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय के उच्च गुणांक प्रभाव मल्टीपल इफेक्ट को प्राप्त करना था। सहायता इस योजना के तहत राज्य सरकार को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गई थी। यानी कि जो राज्य अपने राज्य के विकास के लिए ऋण लेगा वह 50 वर्ष तक क्या रहेगा, ब्याज मुक्त रहेगा। अब योजना का भाग क्या था? इस योजना के 8 भाग हैं। भाग 1 के तहत सर्वाधिक यानी 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्रीय विशिष्टित परियोजनाओं से संबंधित जुड़े हैं। ये याद रखिएगा, योजना का पहला भाग क्या था? 1 लाख करोड़ रुपए व्यय करने आवंटन की बात थी, और अन्य भाग जो था वो इसमें कैसे सुधार होंगे और उनके क्षेत्र विशेष की परियोजना क्या होगी उसके लिए देखेंगे। भाग 1 के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई थी। यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पे की गई थी, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। अब है राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के रुझान क्या थे, ये देख लेते हैं। उच्च सब्सिडी व्यय। राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2022 में 29% की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2023 में वृद्धि सामान्य या सपाट रही। वित्त वर्ष 2023 में पूंजीगत व्यय में कमी के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों को खर्च में तेजी से बढ़ा। कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स को पूंजीगत व्यय के रूप में भी जाना जाता है। यह सरकारी खर्च का एक हिस्सा है जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, पुल, बांध, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे और बंदरगाहों जैसे परियोजनाओं के निर्माण का व्यय होता है। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों के वित्तीय वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय के निर्धारित लक्ष्य को 76% हासिल कर लिया है। पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात में क्या है? राज्यों का पूंजीगत परिव्यय जीडीपी अनुपात 2021-22 में 2.3% था, वो बढ़कर 2023-23 में 2.9% हो गया है। अब उसके बाद देखेंगे कि इस परियोजना के अन्य भाग क्या-क्या हैं। प्रथम भाग में आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। द्वितीय भाग में देखेंगे पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन। जो आप देख रहे हैं कि आप पुराने वाहन लेके जाएँगे तो स्क्रैप में जो पैसा मिलेगा आपको, वह पैसा इस रूप में मिलेगा कि आप जो नई गाड़ी लेंगे या कुछ भी लेंगे, वाहन लेंगे, उसमें उतना माइनस हो जाएगा। अब है भाग 3 में देखेंगे तो नए नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार होगा। नए-नए जैसे कि अयोध्या का डेवलपमेंट देखा जा रहा है। फिर देखेंगे चौथे में शहरी स्थानीय निकाय में वित्त पोषण संबंधित बढ़ाया जाएगा। पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाकों में पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाया जाएगा। अच्छी बात है कि जो कोई पुलिसकर्मी कहीं होता है तो कभी वो रूम लेके रहता है, कैसे भी रहता है,
हाँ, तो अगर उनके लिए अच्छे आवास बन जाएँगे उनके आस-पास तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। फिर भाग 6 में देखेंगे तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु यूनिट मॉल का निर्माण किया जाएगा। 6वें में देखेंगे बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय एवं डिजिटल अवसंरचना होगी। राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेता और लाभार्थियों को समय-समय पर धनराशि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूंजीगत व्यय अभी जो इस योजना के तहत 20-21 में पहले फ़ेज़ में जब कोरोना काल में प्रारंभ की गई थी, उसका असर दिख रहा है। पूंजीगत परिव्यय पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय निधियों को शीघ्र जारी करना, वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने में मदद के लिए कर हस्तांतरण की किस्त शुरुआत में जारी कर दी थी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों को ऋण को विनियमित किया है। केंद्र एवं राज्य की वार्षिक निवल ऋण उधारी सीमा के हिस्से के रूप में ऑफ बजट उधार को शामिल करके राज्यों की ओर उधार मानदंडों को सख्त किया है। ऑफ बजट उधार का तात्पर्य है राज्य सरकार की संस्थाएं विशेष परियोजनाएं वाहन आदि के लिए दिया गया ऋण जहां मूल्य और बाजार का भुगतान उधार लेने वाली संस्था के नकद प्रवाह व राजस्व के करने के बजाय राज्य सरकार के लिए बजट से किया गया है। उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन जो होता है लिंक जो परियोजना होती है उसमें ये होता है कि इसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाता है। अब आ रहा है सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेब्ट जो होता है उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य सरकारी स्तर पर भारत का सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात का 2005-6 के 81% से बढ़कर 2021-22 में 84% हो गया है। हालांकि वर्ष 2022 और 23 के लिए 81% हो गया है। मतलब कि जीडीपी का जो ऋण परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है, दिन ब दिन ऋण जो है वो बढ़ रहा है। पानी भी पीते रहने गला सूखने लगता है। अब अन्य संबंधित तथ्य देख लेते क्या है। आईएमएफ के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अनुच्छेद 4 के तहत आमतौर पर आईएमएफ हर साल सदस्यों के द्वारा द्विपक्षीय चर्चा करता है। इस रिपोर्ट में यह संभावनाएं जताई जाती गई हैं कि मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स एवं वित्तीय संस्थाओं के कारण भारत में ठोस आर्थिक समृद्धि देखने को मिल रही है। सार्वजनिक ऋण के बारे में पहले देख लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक ऋण में क्या है, दो भागों में, एक आंतरिक या घरेलू है, एक बाह्य और विदेशी है। आंतरिक और घरेलू में देखेंगे तो बिक्री योग्य प्रतिभूति सरकार प्रतिभूति ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल के द्वारा होती है। और गैर परिभूति बिल क्या है, मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल्स स्मॉल सिबलिंग्स एवेज आदि की प्रतिभूति कराती है। और बाह्य ऋण में अधिकांशतः बाह्य विदेशी ऋण बहुपक्ष एजेंट जैसे आईडीए आईबीआरडी एबीडी आदि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आदि लिया जाता है। अब सार्वजनिक ऋण के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। सार्वजनिक ऋण केंद्र सरकार की देनदारी को दर्शाता है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए आ गया कि जो सार्वजनिक ऋण के भुगतान कहाँ से होता है, भारत की संचित निधि से होता है। इसका उल्लेख आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 में देखेंगे, क्योंकि 280 से ही आप वित्त आयोग के में देखने लगेंगे, वित्त आयोग में खर्चा वर्चा देखने लगेंगे, तो जो संचित निधि का परिव्यय है वो आपको 292 में मिलेगा। भारत के सार्वजनिक ऋण
की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं क्या है, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार ही बनेगा कि कैसे कैसे ऋण बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के अंत तक केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण इसके सकल घरेलू उत्पाद का 57.1% हो गया है। वर्ष 2022-23 में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 81% था। सामान्य सरकारी ऋण सरकारी क्षेत्र, केंद्र राज्य सरकार और विधायिका क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है। मार्च 2023 के 22 के अंत तक आंतरिक घरेलू सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। मार्च 2022 में आंतरिक घरेलू ऋण सार्वजनिक ऋण का 94.6% था। अब देखेंगे आगे उच्च क्या है, उच्च सार्वजनिक ऋण के कारण और इसके निहितार्थ, मतलब किस किस कारण से हो रहा है, ये देखने जा रहे हैं। पहला है कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा कारण है भारत द्वारा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना में जुड़ी परियोजनाओं में निवेश किया गया। अभी आपने ऊपर देखा इस बारे में। राजस्व प्राप्ति में पर्याप्त वृद्धि के बिना सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर जारी रखने के कारण सरकार और अधिक ऋण लेने पड़ सकती है। ब्याज चुकाने की लागत में वृद्धि हो सकती है। जब जैसे देर से चुकाएंगे वैसे लागत में वृद्धि हो जाएगी। एक मिनट के चार्जर ऑन कर ले। अब निहितार्थ क्या है ये देख लेते हैं। इसमें निहितार्थ ये है कि इससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हाँ, ग्रीन ट्रांजिशन जैसे उभरती प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए राजकोषीय संसाधन सीमित हो जाता है। भारत में ब्याज भुगतान पर जीडीपी का 5% खर्च होता है। भारत में ब्याज भुगतान का जीडीपी का 5% खर्च होता है। जो भारत सरकार ने अपने योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण लिए, सार्वजनिक ऋण जिसमें बाह्य ऋण है और आंतरिक ऋण, उनका जो ब्याज जाता है वो 5% जाता है जीडीपी का। उभरते बाजार और विकासशील देशों के औसत में लगभग 2 गुना है। इससे क्राउडिंग क्राउडिंग आउट प्रभाव पड़ता है, यानी इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण निवेश संबंधित निजी व्यय में कमी आती है। अब संबंधित सुर्खियां देख लेते क्या क्या है। ये है कि बाह्य ऋण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है। विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक इंटरनेशनल डेटा रिपोर्ट यानी आईडीआर, पूछेगा कौन निकालता है, आईडीआर निकालता है विश्व बैंक निकालता है। हाँ, 2023 जारी की है, यानी कि इंटरनेशनल डेटा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में निम्न और मध्यम आय वाले 122 देश के विदेशी ऋण से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के एक मुख्य बिंदु पर एक नज़र देख लेते हैं। ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण भुगतान यानी मूलधन प्लस ब्याज 2022 में कुल 443.5 मिलियन था। और कोई यूपीएससी में एक बार इसके बारे में पूछा है कि ऑफ बजट क्या होता है। चलिए वही देख लेते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने भारत सरकार द्वारा ऑफ बजट उधारी का एक रिपोर्ट निकाली गई है। ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में देख लेते हैं। ऑफ बजट उधार से आशय उन धनराशियों से हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं होता है, भले ही उन्हें भुगतान के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। बस इतना है कि हमने ऑफ बजट वो होता है जो मान लीजिए हमको कोई ज़रूरत में कोई काम आ गया और उसका उल्लेख पहले से हमने नहीं बना रखा है,
उसी को ऑफ बजट में कहा जाता है। और जब पहले से उसमें नहीं बनाया गया तो अलग से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। उसी जो लिमिटेड बजट था उसी से ही हमने थोड़ा कट आउट करके हम अपना काम करते हैं। इस प्रकार राजकोषीय निहितार्थ के बावजूद बजटोत्तर उधार राजकोषीय संकेतों की गणना का एक हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो राजकोषीय संकेतों की गणना का हिस्सा नहीं है। मैं तो इसको रेड कलर से भी करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहीं से प्रश्न बना देगा यह राजकोषीय संकेतों का हिस्सा है ऑफ बजट बोरोइंग, वो गलत हो जाएगा। अब उसके आगे देखते हैं। कलम चेंज करते हैं, येलो आ जाओ, ग्रीन कर लेते हैं थोड़ा सा। सरकार प्रत्यक्ष रूप से बजट उधार नहीं लेती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेती है, मैं लिख देगा प्रत्यक्ष रूप से लेती नहीं। सरकार प्रत्यक्ष रूप से जो होता है ऑफ बजट बोरोइंग नहीं लेती है, बल्कि उनके निर्देश पर किसी अन्य सार्वजनिक संस्था द्वारा उधार लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार के कहने पर एसबीआई ने कोई लोन ले लिया, कोई ऋण ले लिया, हाँ, कोई बजट को पूरा करने के लिए, तो वो ये होता है। सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। क्या कहते हैं, उदाहरण के लिए खाद्य सब्सिडी बिल के भुगतान के लिए एफसीआई द्वारा लिया गया उधार, यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में बंद कर दी गई थी। आप देखे होंगे कि जो कोरोना टाइम में और ज़्यादा अनाज दिया जा रहा था तो उसके बारे में ये उल्लेख है। अब देखेंगे सरकार द्वारा बजट उत्तर उधार का सहारा लेने के पीछे कारण क्या है, किस कारण से लेती है। ये प्रश्न सीधा से बनेगा, सरकार ऑफ बजट बोरोइंग क्यों करती है। नीचे 4 कारण बना देगा, कोई एक उसमें से सही हो गया तो चारों सही होंगे। लिखा रहेगा सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी एफआरबीएम अधिनियम, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो इसमें एफआरबीएम अधिनियम आया हुआ था। उसी के बाद 2003 में आया था। के तहत राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को दरकिनार करना। संविधान में अनुच्छेद 293 के तहत उधार लेने की सीमा से बचना है। अब इसमें है, इस अनुच्छेद के अनुसार यानी 293 अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकार के पास केंद्र का कोई बकाया ऋण है या ऐसा ऋण है जहां केंद्र गारंटर है, तो उस स्थिति में राज्य को नए ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्र की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी कि किसी के पास पहले से बकाया है केंद्र के पास या कोई गारंटर बना दे केंद्र को, तो उसके लिए क्या होगा, केंद्र की सहमति लेना अनिवार्य है। अब है केंद्रीय अनुदान में देरी या राजस्व के अन्य स्रोतों में कटौती से बचना। अब ऑफ बजट बोरोइंग के अधिक होने के प्रभाव, मतलब इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। यह एक अदृश्य देनदारी है जो सरकार के लिए ऋण जाल का कारण बनती है। जब जवाबदेही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आमतौर पर इसकी जांच नहीं होती है। बजटोत्तर उधार के तरीके राष्ट्रीय बचत योजना, सरकारी फुल सीवेज यानी गारंटी प्राप्त बॉन्ड, घरेलू विदेशी बाजार के उधार लेने आदि से है। मतलब इससे होता क्या है कि इसकी कहीं ऑडिटिंग तो होती नहीं है, और जब ऑडिटिंग नहीं हो रही है, इसका कहीं लेखा जोखा वाला कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, घाटा दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। तो ये एक अच्छी प्रतिक्रिया, एक अच्छा जो है मतलब कि टूल्स नहीं माना जाता है कि जिससे आप कोई काम करते हैं। अब है चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर $9.2 बिलियन हो गया है, जो पहले $1.3 बिलियन था। हालांकि बाद में यह दूसरी तिमाही 23 और 24 में घटकर 1% हो गया था। अब देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें किसी देश के निवासी और शेष विश्व के बीच किसी
विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में वस्तु और सेवाओं के परिव्यय में लेन-देन शामिल होता है। भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है, ऐसा समझिए कि हमने आपको कुछ ₹10 का सामान दिया, आपने हमको ₹12 का सामान दिया, तो हम ₹2 के भुगतान संतुलन में घाटे में हो जाएँगे। हाँ, अगर यही हमने ज़्यादा दे दिया तो हम प्लस में हो जाएँगे। तो यही भुगतान संतुलन होता है जो किसी देश के निवासी और किसी विश्व के साथ या फिर किसी विश्व के किसी अन्य देश के साथ व्यापार होता है तो। अब चालू खाता देखते क्या होता है? बजट संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये 2 खातों में से 2 खातों में से एक है। इसमें वस्तु और सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा अंतरण भुगतान को दर्ज किया जाता है। भुगतान संतुलन सॉरी अंतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट ऐसी प्राप्तियां हैं जो निवासियों द्वारा किसी वर्तमान या भावी भुगतान के बिना निःशुल्क प्राप्त की जाती है। इसमें प्रेषण, उपहार और अनुदान शामिल हैं। अब आता है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाते में एक विशिष्ट समय, आमतौर पर 1 वर्ष की संपत्ति के अंतरराष्ट्रीय खरीद और बिक्री जैसे धन, स्टॉक, बॉन्ड आदि को दर्ज किया जाता है। हाँ, तो जो चालू खाता में आपका क्या होता है, आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न वर्तमान भुगतान, निःशुल्क की सब प्रेषण, उपहार-वहार की बात होती है। और पूंजीगत खाते में देखेंगे तो आप क्या होगा, उससे पूंजी का निर्माण हो रहा है तो धन, स्टॉक, बॉन्ड आते हैं। ये है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चालू खाता हो गया और पूंजीगत खाता हो गया। चालू खाता में विजिबल जो दृश्य है चालू खाता में और जो अदृश्य है उसके बारे में। अब विजिबल में क्या है, कच्चा तेल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, स्वर्ण आदि आयात निर्यात के बारे में जो चालू खाता की बात होती है। और वहीं इनविजिबल जो होता है, अदृश्य में जो होता है, वो सेवाएं, लाभ, ब्याज, भुगतान, विपेषण, दान, उपहार, ये बस देखिए यूपीएससी में इतना क्वेश्चन आएगा इसी पैराग्राफ इसी चार्ट से कि भुगतान संतुलन में चालू खाता में क्या क्या आता है। तो वो ये सब ऑप्शन दे देगा। तो या तो हो सकता है ऐसे ज़्यादा टफ बनाना उसको, तो ये लिख देगा कि भुगतान संतुलन के चालू खाता में विजिबल या दृश्य में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। हाँ, तो वो ये सब जो है स्वर्ण, कच्चा तेल, ये सब आएंगी। और वहीं पूंजीगत खाते में देखेंगे तो निवेश जैसे कि एफडीआई आएगी, एफआईआई आएगा, सरकारी ऋण आएगा और बाह्य वाणिज्य उधारी और एनआरआई बैंक, ये सब जो किसमें आएंगे, ये पूंजीगत खाते में आएंगे। अब है भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट में हुई वृद्धि के पीछे कारण क्या है? कारण है कि उच्च व्यापार घाटा, सेवा प्राप्तियां, वैश्विक करों के प्रभाव, तेल की बढ़ती कीमत और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट हो कि जाहिर-सी बात है कि आपका करंट डेफ़िसिट बढ़ जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भी बढ़ जाएगा। वैश्विक करों का प्रभाव जो होगा, जैसे कोई कहते हैं अमेरिका के बैंक ने अपना कहते हैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट का रेट बढ़ा देते हैं, तो ये सब में प्रभाव होते हैं। और उसके बाद देखेंगे करंट अकाउंट डेफ़िसिट के बढ़ने से संभावित खतरे क्या-क्या हो सकते हैं। वैश्विक निवेश जो होता है वो प्रभावित होगा, विनियमन दर होगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, भुगतान संतुलन में कठिनाई आएगी। तो ये इसके कारण हैं। अब है दिनांकित प्रतिभूतियाँ, डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में देखने हैं। केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में बाजार में 6.55 ट्रिलियन रुपए उधार लेगी। इस बाजार इस बाजार उधारी से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी जो जीडीपी का 5.9% है। अब सरकारी प्रतिभूतियां क्या है ये देख लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले एक व्यापार योग्य लिखित हाँ हाँ है। यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा हुआ है। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए इसे जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित कहा जाता है। दिनांकित प्रतिभूतियां ऐसी प्रतिभूति हैं जिसमें एक निश्चित ब्याज दर या फ्लोटिंग कूपन यानी ब्याज दर प्राप्त होता है। इसका भुगतान अर्धवार्षिक
आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। आमतौर पर दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 से 40 वर्ष की होती है। मतलब कि एक प्रतिभूति यानी एक सरकारी प्रतिभूति होगी जिसमें आपको एक निश्चित ब्याज दर लिखा होगा या ये लिखा रहेगा कि हर साल इतने वर्ष से फ्लोट करके बढ़ेगी या घटेगी। इनके बारे में उल्लेख रहता है। अब है दिनांकित प्रतिभूतियां से जुड़े जोखिम जो हैं वो देख लेते हैं क्या-क्या हैं। बाजार जोखिम में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निर्देशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता है, जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यह प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्य पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होता है। अब है पुनर्निवेश का जोखिम। कई बार कूपन पेमेंट या दिए गए ऋण का मूल धन मिलने में समय जब उसे पुनर्निवेश किया जाता है तो कम ब्याज मिलता है और परि और परिणाम स्वरूप रिटर्न भी कम हो जाता है। तरलता और निधि ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ट्रेजरी बिल देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल मुक्त बाजार से संबंधित चेंज करते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है? वो मुद्रा बाजार से संबंधित एक विपत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या देगा मुद्रा बाजार ना पूंजीगत बाजार लिख देगा या कोई और बाजार लिख देगा। ध्यान रखना ट्रेजरी बिल कैसा है? ये एक मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी अल्पावधि ऋण वित्त होता है। वर्तमान में 91 दिवस, 182 दिवस और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूति होते हैं और इस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ये अंकित मूल्य से कम पर पट्टे पर जारी किए जाते हैं और मोचन अंकित मूल्य होता है। यानी कि जो ट्रेजरी बिल होता है उसमें आप क्या देखेंगे कि उसमें ब्याज नहीं मिलता है। ट्रेजरी बिल में क्या रहेगा कि मान लीजिए एक ट्रेजरी बिल आपको इशू किया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि यह ट्रेजरी बिल जो है आपसे 1 वर्ष के लिए लिया जा रहा है, 90 रुपए हम आपसे लेंगे और 100 रुपए आपको देंगे, नहीं 10 रुपए बढ़ा के देंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको बढ़ा हुआ पैसा सीधा मिलता है, ब्याज नहीं मिलता, वो 10 रुपए सिर्फ बढ़े मिलते हैं। आपसे पैसा कम लिया जाएगा और ज़्यादा बाद में दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि कम मूल्य अंकित होता है। इसमें देखिए ये लिखा है ना, अंकित मूल्य से कम पर पट्टा जारी किया था। अंकित मूल्य 100 रुपए उसमें रहेगा लेकिन 90 रुपए में जारी किया जाएगा। लिखा रहेगा कि 100 रुपए का ये बॉन्ड है, 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, लेकिन जारी करेंगे 90 रुपए में। ये पहले से इसमें तय रहता है। अब है उसके बाद कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में देख लेते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल ट्रेजरी बिल के समान होता है, हालांकि इन्हें 91 दिन से कम की परिपक्व अवधि के लिए जारी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कैश मैनेजमेंट बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स ऐसे ही क्वेश्चन को पिकअप करता है क्योंकि अब तक ट्रेजरी बिल पूछ चुका है जो 92 दिन का होता है, फिर 182, फिर 364 दिन का ऐसा होता है ना, 91 दिन का। तो ये ट्रेजरी बिल इससे ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन इससे कम अवधि के लिए जब सरकार को ऋण चाहिए रहता है तो कैश मैनेजमेंट बिल लाती है जो कि 90, ये ट्रेजरी बिल के समान ही होता है। इसमें जो मूल्य अंकित रहेगा उससे कम मूल्य पे जारी पट्टा जारी किया जाएगा, लेकिन यह 91 दिन से कम की परिपक्व अवधि के लिए होता है। अब है कि राज्य विकास ऋण देख लेते क्या है। ये है स्टेट डेवलपमेंट लोन, दिनांकित गवर्नमेंट सिक्योरिटी के समान ही होता है। ये राज्य सरकार द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी की गई नई दिनांकित प्रतिभूति होती है। यानी कि ये राज्य विकास ऋण जो होता है वो एक प्रकार का ट्रेजरी बिल ही होता है। अब है सरकारी प्रतिभूति कैसे जारी होती है उसके बारे में देख लेते हैं। जारी करने की तारीख सरकारी प्रतिभूति को आरबीआई द्वारा ई कुबेर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित नीलामी के जरिए जारी किया जाता है। भागीदारी किसकी होती है? आरबीआई की तहत फंड अकाउंट यानी चालू खाता और सिक्योरिटी अकाउंट धारक धारण करने वाले वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक,
प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनी और प्राइवेट फंड्स ई कुबेर के सदस्य होते हैं और वे नीलामी में भाग लेते हैं। आम जनता नहीं लेती है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है आम जनता के लिए नहीं, बैंकों, वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए ही है। अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और कॉरपोरेट को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार में भाग लेने की अनुमति है। यानी कि जो विदेशी पोर्टफोलियो होते हैं वो और कॉरपोरेट जगत के जो लोग होते हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसे समय समय पर तय की गई मात्रात्मक सीमा के अनुसार जारी किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर या विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन 2020 के प्रीलिम्स में भी आया था, 2021 के प्रीलिम्स में आया, 2023 के प्रीलिम्स में ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आया था कि सरकार ऋण से संबंधित ऐसे कुछ करती है। कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें आंसर पहला वाला ऑप्शन, जब आप सीरीज पेपर की 1 उठाएंगे तो उसमें पहला ऑप्शन ओपन मार्केट स्कीम था, वही इसमें सही था। आरबीआई ओपन मार्केट स्कीम में देख लेते के तहत आरबीआई निकाले, भारत सरकार ने के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या बाजार में इसकी खरीद करता है। आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था में से पैसे की पूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। तो अर्थव्यवस्था में पैसे की पूर्ति बनी रहे, इसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब है कि बॉन्ड मूल्य और प्रतिफल यील्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड यील्ड कम होगा तो बॉन्ड मूल्य बढ़ जाएगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा तो बॉन्ड मूल्य बढ़ जाएगा। यानी एक दूसरे के उल्टा इन लोग में संबंध होता है बॉन्ड मूल्य और प्रतिफल में। अब संबंधित सुर्खियां देख लेते। बॉन्ड यील्ड क्या होता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला लिया है। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़ाकर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा तो मूल्य बॉन्ड का कम हो जाएगा। बॉन्ड यील्ड वह रिटर्न है जो एक निवेशक इसकी संपूर्ण परिपक्व अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त करने की उम्मीद करता है। यील्ड को आमतौर पर ब्याज दर या जारीकर्ता के लिए उधार प्राप्त करने की लागत के रूप में जाना जाता है। किसी बॉन्ड की यील्ड उसकी कीमत की व्युत्पन्नानुपाती होता है। जब किसी बॉन्ड की कीमत कम होती है तो यील्ड बढ़ जाती है। अब आ गया वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में आ गया है। देखते इसमें और कितने टॉपिक हैं। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये हो गया 23। हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं। 19। तो चलिए अभी समय कितना हो रहा है देख लें एक बार। 43 मिनट हो रहा है, कंप्लीट कर दे क्या जल्दी जल्दी कर, बड़ी बात नहीं है जी। वस्तु एवं सेवा कर में चलिए, जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक हुई। ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लागू किया गया, ये आपको पता है। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार क्या होता है। गेम ऑफ स्किल्स होते हैं, स्किल्स के आधार पर जो गेम खेले जाते हैं। हाँ, जैसे चेस वेस हो गया। उसके बाद गेम ऑफ चांस, जिसमें चांस लिया जाता है। जैसे कि इसमें देखेंगे आप, संयोगवश या आकस्मक हो जाता है। सट्टेबाजी, जुआ, ये सब। हॉर्स रेसिंग, ये सब क्या है। ये कोई स्किल नहीं है कि आप इसमें खुद से दौड़ा रहे हैं। स्किल वाले गेम वो होते हैं जैसे आप खुद स्वयं से चेस खेल रहे हैं, ये सब स्किल वाले हो जाते हैं। इसमें अनुभव की आवश्यकता होती है। तो उसमें आप देखेंगे ये सब गेमिंग पे जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 28% जीएसटी ली जाएगी। अब प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। कर की दर। इलेक्ट्रॉनिक गेम, कैसीनो या हॉर्स रेसिंग में 28% कर की जीएसटी लगाई जाएगी और इसमें गेम एंट्री के दौरान भुगतान किए गए प्रारंभिक राशि पर लगाई जाएगी। मतलब कि जब गेम में आप एंट्री करेंगे तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसी वक्त लग जाएगा।
हो सकता है प्रश्न बन जाए कि जीतने पे पैसा मिलेगा, नहीं, उस जीतने पे नहीं, जब आप एंट्री करेंगे तभी आपको 28% देना पड़ेगा, ना कि लगाए गए प्रत्येक दाँव के लिए कुल मूल्य पर। एक बार आप एंट्री करेंगे उसी आपसे जीएसटी ली जाएगी। स्किल और लॉक या चांस दोनों के आधार पर खेले जाने वाले खेलों को कवर करता है। इस प्रकार के खेलों की जीत पर 30% का टीडीएस भी कटता है। यानी जब आप जीतेंगे, देखिए जब आप एंट्री करेंगे तो 28% लग गया, ऐसे समझिए। एंट्री किए 28% की जीएसटी, अब जो 30% का टीडीएस हो गया, 58% हो गया। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन सोर्स, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है वहीं पास से आपको टीडीएस काट लिया जाएगा। तो ये बात है इसमें। अब आगे देखते हैं इसमें क्या-क्या है। फिर है कि ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर का आरोपण। भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनी स्वयं को जीएसटी प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराना होगा और कर का भुगतान करना होगा। ऐसा लागू करने के लिए एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया। 2017 में जीएसटी लाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में, यह पूरे देश के लिए सकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। यह एक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। यह वस्तुओं के मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के जरिए भारतीय उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों पर लागू किया गया था। अप्रत्यक्ष करों को गठित केलकर स्टॉक फोर्स ने भारतीय राष्ट्रीय व्यापारी स्तर पर एकल जीएसटी को लागू करने के लिए विचार पहली बार सन 2000 में प्रस्तावित किया था। केलकर स्टॉक फोर्स किस लिए थी? वह जीएसटी के लिए थी। प्रतिवेदन यह जीएसटी के लिए एक वेब आधारित दैनिक प्रकाशन प्रबंधन प्रणाली है। वो हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत स्थापित किया गया है। अब जीएसटी की संरचना देख लेते हैं। केंद्र में कैसी होती है? सेंट्रल जीएसटी कैसे होती है? यह केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला जाता है। इसके तहत एकत्रित राज्य राजस्व केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से बँट जाता है। अब राज्य जीएसटी, यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर होने वाली बिक्री का से वह वसूला जाता है। राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा होता है। अंतर सरकारी जीएसटी देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी देख लेते हैं क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा एक राज्य से दूसरी राज्य में जाने वाली बिक्री के लिए वसूला जाता है। केंद्र सरकार वस्तु के गंतव्य के आधार पर जीएसटी राज्यों के साथ राजस्व को साझा करती है जिस स्थान पर निकल रहा हो। जीएसटी की आवश्यकता क्यों है? सकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करना है, जटिल कराधान व्यवस्था से बचना है, टैक्स कैस्केडिंग से बचना है। कि टैक्स कैस्केडिंग क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो उससे बचने के लिए जीएसटी लाया गया। ये जो टर्मिनोलॉजी है टैक्स कैस्केडिंग, ये सब ध्यान रखिएगा, सब पूछी गई है परीक्षा में। अब है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, कर संग्रह को उच्च लाना है। अब है जीएसटी नेटवर्क। हम्म, अब है ये गैर का लाभकारी कंपनी है। हाँ, ये जीएसटी प्रणाली के तहत काम करती है, आईटी आधार पर काम करती है। इसमें 50% शेयर जो केंद्र सरकार के, 50% जो संयुक्त रूप से राज्य की इसमें होता है। अब जीएसटी अपील देख लेते हैं। यह 2017 का एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसमें ये अपीली प्राधिकरण भी है, साथ साथ विवादों का समाधान भी करता है। और साथ ही इसके सदस्यता की योग्यता के लिए कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए इसमें। और फिर इसके बाद इसकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए सदस्यों की, और अधिकतम आयु 67 साल या 70 वर्ष, जो भी अधिक हो 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई, ये याद रखिएगा। एक नया 67 वर्ष आया है, वो जीएसटी परिषद के लिए लाया गया है। अब है यह संविधान के अनुच्छेद 279 ए के उपबंध के अधीन है और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसको मैं
फिर से मार्क कर रहा हूँ, यह एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं है। हाँ, ये 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया है। यहाँ 17 होना चाहिए। अधिनियम तब का था, ध्यान रखिएगा, बाद में ये जो कानून बना 2017 आ गया था। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य में कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य प्रभारी होते हैं। हाँ, अब इसमें क्या डाले गए मतों के केंद्र में 33% का होता है। ये मतदान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य को 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी 33% होती है। अब है परिषद, केंद्र और राज्य सरकार के बीच दर, छूट और राजस्व बंटवारा जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करता है। अब है कर आधार का विस्तार देख लेते हैं। लग रहा है ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब नया चैप्टर क्या आने वाला है? श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास आने वाला है। चलिए कोई नहीं, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोग को। 2 पेज और है, जल्दी खत्म करेंगे। कर कर आधार और विस्तार देखेंगे। हाल ही में केंद्र मंत्री ने आयकर विभाग को कर आधार के विस्तार करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांत, पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूलन व्यवस्था को पालन करने के लिए बोला गया है। अब है कर आधार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? बैंक खाते और आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक करने से सरकार को बैंकों की सहायता से सभी औपचारिक लेन-देन को ट्रैक करने में मदद मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे नए टीडीएस कोड की शुरुआत जो पिछले 8 वर्ष से 36 से बढ़ाकर 65 हो गई है। वित्तीय लेन-देन वितरण में नए डेटा स्रोत की शुरुआत जैसे लाभांश और ब्याज आदि। भारत में कराधान की वर्तमान स्थिति क्या है? कर जीडीपी अनुपात, यह देश की जीडीपी की तुलना में उस देश कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का भुगतान होता है। जीडीपी की तुलना में कर का अनुपात क्या है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में 11.1% था। बाकी इसमें और कुछ नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। अब एंजल टैक्स, ये पहले भी आ चुका है। वित्त मंत्रालय ने एंजल कराधान को बदलाव का प्रस्ताव किया, साथ ही विदेशी संस्थाओं को भी अधिसूचित किया है जिन्हें कर प्रावधान में छूट दी जाएगी। एंजल टैक्स को 2012 में प्रस्तावित किया गया था। इसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाए गए पूंजी पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्लोज्ड हेल्ड कंपनी के शेयर को खरीद के माध्यम से गैर हिसाब धन को सृजन करने का उपयोग को रोकना है। निवेशक यह खरीद उस कंपनी के शेयर के उचित बाजार मूल्यों की तुलना में उचित मूल्य पर करती है। अब आपराधिक सांख्यिकी है वो देख लेते हैं। क्या है ये कि करों का मुख्य विशेषता क्या है कि यह राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। सरकार के लिए सभी स्तरों पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार एक समग्र करना और प्रसार करना है। बाकी और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये भी टॉपिक समाप्त हो गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। तो हमने 2 टॉपिक 2 वीडियो में समाप्त कर दिए यूपीएससी के, जो पीटी 365 विजन मैगजीन में आया था। ये बहुत ही लंबी मैगजीन 134 पेज की है लगभग। इसको ख़त्म करने में हमें कम से कम 12-15 वीडियो लग जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।